ಪ್ರಿಯ ಆಸರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಆಸರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚುವುದೇ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ, ಅವರು ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ವೇದನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರು ನಡೆಸುವಿಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯ ಮಲಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸೊಲೋಮಿನ್ ಪಿ ಸಾಲ್ವೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸರೆ ಟಿವಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. पास्टर जी, आपको स्वागत है हमारे कार्यक्रम के लिए. हम बहुत खुश हैं आप हमारे आसरे टीवी में आके आपको गवाही दे रहे हैं. थैंक यू. परमेश्वर आपका आशीष करने दे. पास्टर जी, आप मुंबई का ये है? मुंबई में रहते हैं हम लोग पहले से मुंबई. वो आप बचपन से मुंबई में? मेरा जन्म ही मुंबई में हुआ. आपका पापा मामा? मेरा पापा मुंबई से, मेरा मम्मी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से था. अहमदनगर. अच्छा. आप मुंबई में बोलेगा तो मलाड में रहते हैं? नहीं, मुंबई में रहता था पहले में, और मलाड में सेवकाई करने के लिए जाता हूँ. अच्छा. मलाड में आप घर नहीं? घर किधर आपका फर्स्ट? मेरा घर कल्याण से आगे 2-3 स्टॉप है, बदलापुर करके एक जगह है, वहाँ पर मेरा घर है. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೇವಕರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಲಾಡ್ ಅವರ ಊರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಮಲಾಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पास्टर जी, आप बोलेगा तो बचपन ही उधर हो गया, मुंबई में बचपन हो. आप स्कूल कहाँ गए पास्टर जी? मुंबई में. मुंबई में किधर आप? मुंबई में साकिना का जगह पर रहता था. साकिना का में. अच्छा. हाँ. आप कितना बच्चे हैं आप? मुझे अभी जस्ट शादी हुआ है, बच्चा नहीं. आपका मम्मी, हम लोग भाई बहन लोग, मैं इकलौता है. मेरे से बड़ा एक बहन है और एक छोटी बहन है. अच्छा, आप मिडिल का? हाँ, मिडिल. अच्छा. आपका पापा मम्मी क्या काम कर रहे हैं? पापा में छोटा 5 साल का था तभी पापा एक्सपायर हो गया. ओहो. फिर मम्मी और दादी ने मुझे पापा का मम्मी और मम्मी ने हम लोग को संभाला. ओहो. मम्मी काम पे जाता था और दादी हम लोग सब संभाला. क्या काम करती थी मम्मी? मम्मी स्कूल में इसका अकाउंट्स का वगैरह काम करता था. अच्छा. मुंबई में. अच्छा, आपका पढ़ाई कैसे होगी पास्टर जी? बचपन तो बहुत सारा तकलीफ के साथ गया, क्योंकि फैमिली हमारा जॉइंट फैमिली था. तो बचपन में बहुत सारा चीज़ों का स्ट्रगल वगैरह करना पड़ा, परंतु उसी में प्रभु ने चलाया अच्छे रीति से. ಪ್ರೇರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇವರ ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ನಂತರ ಒಂದು ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇವರ ತಂದೆ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ತೀರಿ ಹೋದ್ರಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರು ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. पास्टर जी, आप बोलेगा तो आपका पापा 5 साल से तब गुजर गए. उसके बाद आपका पढ़ाई तो अपना नानी और माँ ने किया. 3 बच्चे लोग थे. माँ और नानी को कुछ कष्ट नहीं हो गया? मम्मी को बहुत सारा कष्ट, क्योंकि मम्मी एक कमाने वाला था, मेरा चाचा वगैरह था, परंतु वो इतना कमाने का इनकम सोर्स नहीं था. वो एरिया का एक नामचीन गुंडा था उस समय का. गुंडा था. तो उसके कारण इनकम सोर्स कुछ नहीं था. जो कुछ था वो ऐसे ही सब बर्बाद हो गया. परंतु उस अवस्था में मुझे बाहर जाने नहीं देता था, क्योंकि उसका आजू बाजू के साथ इतना लोगों के साथ दुश्मनी था कि मुझे बाहर नहीं जाने का, कि एक ही लड़का है. किसके साथ दुश्मनी था? पूरा सराउंडिंग के साथ. कम से कम उस समय में 1980 में हमारा कम से कम 81 रूम था. 80 रूम था, बड़ा घर था. तो आप खुद के? हाँ, पापा का समय का. पर हमारा चाचा ने सारा चीज़ों को लॉस कर दिया. अच्छा. एक भी चीज़ नहीं बचा. और वो प्रॉपर वैसे उसी लाइन में था वो. तो उसको गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, तो उसको उल्टा कोई नहीं बोल सकता था. उल्टा कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं था. मेरा दादी भी डरता था और मेरा मम्मी भी डरता था, और हम लोग छोटा था तभी.
तो उसी का अधीन में डर के रहने का। बहन लोग तो बाहर जा सकता था स्कूल में वगैरह जाने के लिए, पर मुझे ज़्यादा मतलब बाहर जाने का अलाउडेशन नहीं था, जो था घर के आजू बाजू में ही खेलने का। बस जी, आपका पढ़ाई कैसे हो गया? पढ़ाई मतलब बचपन से लेके 7वीं तक म्यूनसिपैलिटी स्कूल में हम लोग पढ़ा। अच्छा। और उसके बाद मम्मी ने फिर प्राइवेट स्कूल, क्योंकि 7वीं के बाद सीनियर स्कूल में जाना पड़ता था, तब फिर मम्मी ने स्कूल में डाला। बस जी, आपका पढ़ाई कितना तक हो गया था? मेरा पढ़ाई 10th तक हो गया, उसके बाद मैंने ITI वगैरह किया। ओके। वो भी बहुत सारा मुश्किल के साथ गया, क्योंकि जॉइंट फैमिली होने के कारण मेरा मौसी मेरा आंटी एक ही है, मेरा मौसी को ही आंटी बना के लेके आया हम लोग का घर में, चाचा को शादी करके। उनका 3 बच्चा, हम लोग 3 बच्चा, मेरा अत्या का बच्चे लोग, ये सब लोग एक ही साथ में रहता था। उस समय में फाइनेंशियल बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। मतलब जो दुकान हमारा है, तो उस उम्र में मेरा बड़ा बहन हॉस्पिटल में फिनाइल वगैरह लगता है, तो उधर वो जाके बेचता था। मैं उसके पीछे पीछे जाने का, और शाम को सुबह स्कूल जाने का, शाम को आके अंडा बेचने के लिए दारू का दुकान का बाहर बैठता था। आप? हाँ। तो 5 बजे से लेके 11 बजे तक वो काम करने का। उसमें से सिर्फ 20 रुपये मिलता था। वो 20 रुपये से फिर 10 रुपये का भाजी आता था और 10 रुपये का दूध आता था। उस रीति से परिवार हमारा चलता। ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಇದ್ದವರು, ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವರು, ಆದರೆ ಇವರ ಅಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕುಡುಕತನ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಆ ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ಕುಡುಕ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವರ ಅಜ್ಜ ಇವರು ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಕಡೆಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರ ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ 7 ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇವರ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇವರನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇದ್ದವರು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ನಂತರ ಕಡೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವರು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆ ಆದ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದು ಸರಾಯಿ ಅಡ್ಡೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಸರಾಯಿ ಅಡ್ಡೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಅಡ್ಡೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಬಾಜಿ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತರ್ತಿದ್ದಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಡೀತಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ जी आप बोले अंडा बेचते थे गद्दारों के दुकान के पास, वो कितना उम्र थी उस टाइम? उम्र मेरा तभी होगा 13-14 साल का होगा। 13-14 साल। 20 रुपये मिलते थे, उसमें थे तो थोड़ा बाजी और थोड़ा कुछ जाने के समय लेके ही जाने का वो। हाँ हाँ। ख़त्म होने के बाद 11 बजे बंद करने के बाद वो 2 चीज़ लेके ही जाने का घर से। तो दूसरा दिन की लेके जाना पड़ता था। तो दूसरा दिन का खाने भाजी और चाय वगैरह होता था। अच्छा अच्छा। वो कितना साल किया पास्टर जब? वो 10वीं तक किया। 10वीं तक किया। अच्छा अच्छा। उसके बाद 10वीं तक एक आपका अंडा बेचने का काम किया था। कभी बहन के साथ अकेला लड़की को कैसा भेजेगा करके फिर उसके साथ मैं कभी जाता था। और फिर आपकी बहन भी अंडा बेचती थी? नहीं, वो बहन सेल्स का सामान, सेल्स का। ओके ओके। हॉस्पिटल उधर जाके फिनाइल वो वगैरह सेल करती थी। अच्छा। छोटी बहन कहीं करती? बस छोटा बहन को ज़्यादा इन्वॉल्वेशन नहीं था, छोटी थी। हाँ, और छोटा था। और उसके लिए मतलब सबका ही प्यार करता था सब लोग उसके करके, उसको बाकी का चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वेशन नहीं था, वो सिर्फ घर में रहता था। बस जी आप 10वीं के बाद में क्या किया आपने? 10वीं के बाद में परिवार का सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आया, देखा सब कुछ है। तो रिज़ल्ट आने के बाद खुद होके जॉब ढूंढने के लिए गया। अच्छा अच्छा। मतलब सब बच्चे लोग अलग अलग इसमें जा रहा था, तो खुद में उस समय में नाइट शिफ्ट में, डे शिफ्ट में उस समय में 25 रुपया 8 घंटा का मिलता था। अच्छा अच्छा। और 2 घंटा और करेगा, 4 घंटा और करेगा तो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलता था। ऐसा 35 रुपीज़ मिलता था। तो उसके लिए जॉब के लिए जाता था। क्या कौन से जॉब करते थे? वेल्डर का, हाथ के नीचे हेल्पर का काम। हेल्पर का काम करते। ओके। ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದು ತನಕ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಬದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಫಿನೈಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾರುವಂಥ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಿನೈಲಲ್ಲಿ ಮಾರುವಾಗ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಾರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಇವರು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, SSLC ತನಕ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೆಲ್ಡರ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बस आप वेल्डर काम कितना हेल्पर कितना साल किया था उस तरह? कम से कम 2 साल तक। 2 साल किया। 2 साल के बाद आपको वेल्डर बन गए? उसके बाद फिर ITI में एडमिशन लिया। ITI में एडमिशन लिया, उसका ITI कंप्लीट किया मैंने। जी जी। फिर अप्रेंटिस वगैरह किया। तब तक हम लोग बदलापुर में शिफ्ट हो गया क्योंकि घर का क्लासेस वगैरह बढ़ने लगा। मतलब तभी हम लोग को समझने लगा कि ये जीवन नहीं है, रोज रोज झगड़ा झगड़ा झगड़ा। तो फिर तब तक मम्मी ने बदलापुर में घर लिया था। तो मैं मेरा नानी मैं 2 जन पहले वो घर में रहने के लिए गए क्योंकि वहाँ से मैं अभी बदलापुर से मम्मी जहाँ काम करता था वो जगह 1.5 घंटा दूर था, 1.5-2 घंटा। तो मम्मी कुछ दिनों के लिए वही रहा और हम लोग फिर इधर आया था रहने। अच्छा अच्छा। ಪ್ರಿಯರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ITIಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರು. ITIಗೆ 1 ವರ್ಷ ITI ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬದಲಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पाशा जी, आप ITI करने के बाद 1 साल अप्रेंटिस कोर्स किया, फिर उसके बाद वापस बदलापुर में आया। बदलापुर में तो फिर वहाँ पर ग्रिल वर्कशॉप का काम करने लगा क्योंकि एक जॉब नहीं था। अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत जगह गया, मैं रेलवे में गया, LNT में गया, हर जगह पर मुझे पैसे का डिमांडेशन हुआ। स्किल देखा नहीं गया, काम कैसा है वो देखा नहीं गया, मेरा पैसे से डिमांडेशन किया गया। इतने घंटे में इतना पैसा ला के दो, ये सीट आपको मिलेगा करके। क्योंकि रेलवे में भी फर्स्ट क्लास में आया था, LNT में प्रैक्टिस में मैं पहला आया था, तो भी वहाँ काम नहीं मिला मुझे। सिर्फ पैसा वो भी टाइम पीरियड दे के 2 आवर्स में इतना पैसा लेके आ जाओ। तो वो कौन बोले पाशा जी? वो सामने से व्यक्ति लोगों ने डिमांडेशन किया। आप इसमें काम के लिए हम ये जॉब आपको देगा, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो फिर बदलापुर में रहने के समय फिर वापस ग्रिल वर्कशॉप में काम करने लगा। फिर पाशा जी अपना खुद का घर था क्या? इसका लोन पे मम्मी ने लिया था। लोन पे लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो लोन था उसके ऊपर लोन था। हाँ। लोन कैसा? मम्मी काम करता था BMC में, पापा का जगह पे काम पे लगा था मम्मी। तो मम्मी को फिर सैलरी में से कट होगा करके एक नया स्कीम निकला था। तो फिर मेरा अंकल ने थोड़ा, दूसरा एक अंकल था हमारा, उन्होंने थोड़ा मदद करके वो अप्लाई करवा के दिया। फिर वो घर हम लोग को मिला, तो वो घर में हम लोग रहने के लिए। अच्छा। आपके पापा क्या काम करते थे पाशा जी? मेरा पापा MSCB में सुपरवाइज़र था। घर का परिस्थिति अच्छा था, परंतु आजू बाजू का सराउंडिंग के कारण बूस्टअप नहीं हो पाया कोई भी। पापा एक्सपायर होने के बाद पूरा कोलैप्स हो गया। ऐसा। ओके। पाशा जी, आपका बहन का शादी हो गया था? हाँ, फिर वो जब ये हॉस्पिटल में फिनाइल बेचने के लिए जाता था, तभी फिर वहाँ का एक डॉक्टर जैन करके था, उन्होंने उनको देखा और बोला, बेटा तुम ये फिनाइल बेचते हो, तुम्हारा क्या इच्छा है, कैसा ऐसा पढ़ना चाहता है? आपके बहन को बड़ा बहन को। तो उसने कहा मेरा पापा हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग ध्यान नहीं दिया करके मेरा पापा मर गया, तो मुझे एक इच्छा है, मेरे को एक अच्छा नर्स बनने का, ताकि मैं किसी को हेल्प कर सकता है। तो बोला बेटा एक काम करो, आप कॉलेज में जाते हो घाटकोपर में? बोला हाँ। कितना बजे आते हो? बोलते 12 बजे आते हो। तो एक काम करो, आप 2 बजे से लेके 8 बजे तक मेरे पास काम करने के लिए आ जाओ। ये फिनाइल मत बेचो आप, कितना मिलता है इसको महीने से बेच के? तो बहन ने बोला मिलता है 200-300 रुपये मिल जाता है 1 महीने में, ये मत करो आप मेरे पास आ जाओ और मैं कुछ पगार नहीं देगा आपको, कुछ पैसा मैं देगा, हेल्प करूँगा करके। फिर बहन को वो इच्छा था ही नर्स का, तो फिर बहन वहाँ जाने लगा काम पे। आस्ते 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 वो डॉक्टर ने देखा उसका इंटरेस्ट है वगैरह, वो उसी में बढ़ता गया, बढ़ के अभी एक अच्छा नर्स है। उसका शादी हुआ, पूना में शादी करके दिया उसका। अच्छा। अभी प्रभु का कृपा से उसको 2 बच्चा लोग है और सह्याद्री हॉस्पिटल में काम पे था,
जितना पूना में ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, तो वो असिस्टेंट सर्जन का हाथ के नीचे ಪ್ರೈಸ್ रहता है. ಗಾಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರಿಯರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಿನೈಲ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫಿನೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 200-300 ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅವರಿಗೆ ಇವರ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಿನಗೆ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋದರು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನರ್ಸಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆ, ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಆಯಿತು ಓಕೆ, ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಇವರ ಅಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸಾಗಿ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆದರು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವರು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. पास्टर जी, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है पास्टर जी? मेरा फैमिली बैकग्राउंड बोला जाएगा तो मैं खानदान में इकलौता है. हाँ. मेरा 3 अंकल था, पापा को पकड़ के. दोनों अंकल एक्सपायर हो गया, पापा भी एक्सपायर हो गया. अभी सिर्फ आंटी का 3 लड़के लोग, मम्मी, मैं, मेरा वाइफ. अच्छा. पास्टर जी, आप बोलेगा तो आप फ़ायदा हो क्रिश्चियन है? जन्म से क्रिश्चियन है हम. कैसा? CNI चर्च का हम लोग मेंबर है. हम लोग फाउंडर ही वही का था. एक्चुअली 95 इयर्स का मेंबरशिप है हमारा वहाँ का. अच्छा. वो चर्च को बांधा ही मेरे दादाजी ने है. CNI ಅಂದರೆ बोलेगा तो नॉर्थ इंडिया चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया. ओके. हाँ, अपना ये मैंगलोर ये कर्नाटक ये साइड में बोलते हैं CSI करके. CSI बोलते हैं. वो CNI. अच्छा. हाँ, 92 ईयर्स से मेंबर है. 95 ईयर्स. अच्छा. ओके. पास्टर जी, आप ऐसा पढ़ाई सब किया, काम पे गया, उसके बाद में कैसा आपको प्रभु मिल गया? कैसा है आपको प्रभु? बदलापुर में आने के बाद थोड़ा सा ऐसा एक लगा कि यहाँ पर नया है हम लोग, क्योंकि आजू बाजू का परिस्थिति पहले था. अब मुंबई से बदलापुर 1.5 घंटा का रास्ता है. 1.5 घंटे का ट्रेन का. अच्छा. तो हम लोग वहाँ से, अभी वहाँ का हमारा पूरा खानदान कुर्ला में था, साकिना का एरिया में. पर वहाँ से यहाँ आया, यहाँ पहचान का कोई लोग नहीं है, कोई रिलेशन वाला नहीं है. बस एक क्रिश्चियन लोगों के साथ मिंगल होना है कि कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्या होगा, तो किसी को तो भी बुला सकते हैं सही करके वहाँ पर 1-2 लोगों से मिला. तो वहाँ पर एक पारेख अंकल करके था. कौन सा? चंद्रशेखर पारेख करके. चंद्रशेखर प्रभु में विश्राम कर रहे हो अंकल. बहुत हेल्पफुल नेचर का व्यक्ति था वो. तो उनके साथ मेरा मुलाकात, मैं एक क्रिश्चियन रोमन कैथलिक आंटी था बैंगलोर का, उनसे मैं बात कर रहा था. तभी उन्होंने मैं पूछा, आंटी यहाँ पर कोई क्रिश्चियन फैमिली है क्या? तो उन्होंने कहा, हम लोग ही रोमन कैथलिक है यहाँ पर बेटा, और कोई नहीं है, पर एक पारेख करके है, मैं उनके साथ मुलाकात करवाता हूँ. ऐसा 2 दिन हुआ. फिर 3rd दिन मैं वहाँ पर सामान लेने के लिए जाने के समय और वो अंकल वहाँ पर आया. तो उन्होंने कहा, ये आप लोगों को ढूंढ रहा है, थोड़ा इनसे बात करो, आप यहाँ पर नया रहने के लिए आया है. तभी अंकल के साथ मुलाकात हुआ. पारेख अंकल करके. ये बदलापुर में होगा. बदलापुर में रहता. अंकल रेलवे में काम करता था, परंतु बहुत एक हम्बल व्यक्ति था और बहुत लोगों को कोऑपरेट करने का एक स्वभाव था उनको. ऐसा ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಆಂಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇವರು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರೊಂದು ಒಬ್ಬರು ಫಾರೀಕ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅಂಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಫಾರೀಕ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಇವರು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ನಂತರ ತುಂಬ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पास उसके बाद क्या हो गया? उनके बाद उनके साथ बढ़ना शुरुआत हो गया. तब तक मतलब परमेश्वर के पास जाना है या प्रार्थना करना है, ऐसा कुछ भी मन में नहीं है. नहीं. हाँ, बस संडे चर्च पहले से नहीं था,
बचपन से नहीं था संडे चर्च में जाने का, संडे चर्च में कितना जाने भी परिस्थिति बुरा होने दो, 2 रुपया घर से मिलता था, 1 रुपया बस में जाने का, 1 रुपया बस से आने का। कभी कभी वो 2 रुपया जेब में रखता था, आने के समय वड़ा पाव खा के आता था, क्योंकि थोड़ा लंबा था, चल के आता था मैं वहाँ से। तो चर्च में जाने का बस इतना तक मालूम था, संडे जाने का। संडे चर्च में जाने हर का। संडे जाते थे आप? हाँ, 15 दिन में एक बार पर जाने का, महीने में 2-3 अटेंडेंस देने का ही देने का। नहीं तो नहीं तो घर में ही फिर कौन पूछता था? कौन पूछने वाला कोई नहीं है। नहीं गए नहीं तो कौन पूछता? कोई पूछता था? मम्मी को एक और बुरा लगता था कि चर्च में नहीं गया, चर्च में नहीं गया, चर्च में जाना चाहिए था। ऐसा चर्च जाता था। हाँ हाँ, परमेश्वर प्रेम से नहीं। प्रेम से नहीं मतलब ऐसा मन में ऐसा परमेश्वर का प्रति हमें कुछ कर्तव्य है या वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं था जाने का बस, जाके आने मुंह दिखाने का, फादर को पास्टर को मुंह दिखाने का, कमेटी से मिलने का, क्या पॉलिटिक्स बात चल रहा है वो देखने का, और वापस आने का। हाँ। अच्छा। फिर अंकल के पास आया, तो अंकल को फिर मैंने घर वगैरह दिखाया, तो अंकल के साथ बातचीत होना शुरुआत हो गया, क्योंकि वो मेरा घर का पीछे ही रहता था, मेरा फ्लैट का पीछे ही बिल्डिंग था उनका। तो उनका आना जाना हुआ, वो प्रार्थना के लिए हमारे घर पे आता था, मुझे बुलाता था। आंटी भी बहुत अच्छा रीति से मुझे संभाला उस समय में। हाँ, उनका बेटा भी रेलवे में काम पे था, आंटी बहुत रीति अच्छा से संभालता। उस समय थोड़ा उन्होंने बूस्टअप किया प्रार्थना के लिए। एक दिन आंटी ने बोला, अरे शलमोन मैं प्रार्थना करता हूँ, आ जाओ घर पे। तो मैं गया। अभी प्रार्थना बोलेगा तो नॉर्मल 2-3 मिनट का प्रार्थना होगा। आंटी का प्रार्थना चालू हो गया, 15 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स हो गया। अभी मेरे घर छोड़ के भी बाहर नहीं जा सकता हूँ मैं, घर के अंदर ही है, आंटी अकेला है। आंटी को अकेला छोड़ के कैसा जाएगा, दरवाजा खुला रहेगा, आंटी का प्रार्थना खत्म नहीं हो रहा है। ऐसा कहकर 35-45 मिनट्स के बाद आंटी का प्रार्थना खत्म हुआ। ऐसा प्रार्थना पहले बार आप देखा? मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। हाँ। तो फिर मैं प्रार्थना खत्म होने के बाद आंटी को बोला, आंटी आप इतना देर प्रार्थना करते रह गया, आपको इतना सारा विषय कैसा पता चलता है और कैसा आप प्रार्थना करता है? तो आंटी बोला, अरे शलमोन ऐसा नहीं है, जब भी परमेश्वर बोझ देता है तो एक एक विषय का प्रार्थना होता है, क्योंकि तब तक प्रार्थना बोलेगा तो सुबह का प्रार्थना, खाने का प्रार्थना, रात का प्रार्थना, वो भी किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। जबरदस्ती याद आएगा तो करेगा, नहीं तो नहीं। हाँ, कंपलसरी फूड का प्रार्थना होता था कि सब लोगों का ध्यान है, डायरेक्ट कुछ डालेगा तो सबका ध्यान है, क्योंकि फूड पे प्रार्थना होता है। परंतु ये फर्स्ट टाइम मैंने ये सब प्रार्थना अटेंड किया, वो भी ऐसा मतलब जबरदस्ती से कि जा भी नहीं सकते इस रीति। जी जी। ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬದಲಾಪುರ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವರಿಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಕೂಡ ಡ್ರೈವ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಒಂದಿನ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರು, ಬಾ ಸೊಲೊಮನ್ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರ ನಂತರ ಆಂಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಇದ್ದು, 25 ನಿಮಿಷ ಇದ್ದು, 35 ನಿಮಿಷ ಆಂಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಇವರಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ದಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ, ಆಂಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ದೇವರಾತ್ಮನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. फिर क्या हो गया बात? फिर उसके बाद फिर बढ़ना लगा, चर्च नैदरिन चर्च करके था, वहीं पर जाना शुरुआत किया। वो आंटी कौन सी थी बोलेगा तो विश्वासी की थी या और? आंटी केड़गांव मुक्ति मिशन जो पूना में है, वहाँ पर से उनका मतलब पालन पोषण हुआ था। अंकल भी वहाँ से ही था। केड़गांव में कौन मुक्ति मिशन का कौन है? एक केड़गांव में आपको मालूम होगा पंडिता रमाबाई का एक बड़ा आश्रम है, तो वहाँ पर आंटी का पालन पोषण हुआ था और अंकल के साथ शादी हुआ। आंटी वहाँ बढ़ गई थी, वहीं पर बढ़ गया था। और आंटी बदलापुर में आके रहने लगा था। तो शादी के बाद आके रहने। फिर मैं नैदरिन चर्च, क्योंकि उस समय में बदलापुर में मेथोडिस्ट चर्च एक वो आंटी के घर में बढ़ता था और एक नैदरिन चर्च था, तो वो लोग भी आंटी के घर पास ही प्रार्थना के लिए आता था। तो फिर मैं नैदरिन चर्च में प्रार्थना के लिए जाने, मेंबरशिप नहीं लिया, सिर्फ प्रार्थना के लिए जाने का, क्रिश्चियन लोगों के साथ
कनेक्ट में रहने का, क्योंकि मेरा दादी का उम्र तभी था 75 इयर्स का। तो कुछ हो जाएगा तो कैसा करेगा? मेंबरशिप चाहिए ना। मेंबरशिप चाहिए। उसके मेंबरशिप नहीं आना चाहिए कोई, बाकी मेंबरशिप के लिए दूसरा चर्च वाला है, परंतु आना चाहिए कोई उसके लिए। तो मैं नाजरीन चर्च में जाने लगा। बाद में फिर वहाँ पर बढ़ना शुरुआत हो गया, उनका प्रार्थना में जाने लगा, उनका यूथ ग्रुप में जाने लगा। तो भी ऐसा इच्छा कुछ नहीं है, कम्युनिटी के साथ रहने का, बस उसके लिए जाने का, बस और कुछ नहीं। कुछ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಂದು ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕಂತ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಶೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ವಿನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದೇ ಧರ್ಮದ ಜನರಿದ್ದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ವಿನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बाद में क्या हो गया पास्टर जी? उसके बाद फिर चर्च में जाना आना शुरुआत हो गया। फिर लोग घर में प्रार्थना के लिए आता था, लोग पहचानने लगा सोलोमन आपके पास? हाँ, लोग पहचानने लगा प्रार्थना करने के लिए, शलमून कौन है शलमून करके। तो बहुत सारे लोगों के साथ मिंगल हुआ। नहीं पास्टर जी, आप उधर चर्च पे गए जाते थे ना, अंकल के और वो घर पे जाते ना, आप यीशु मसीह ग्रहण किया था क्या? तब तक नहीं किया, तब तक नहीं किया, नाम मात्र है। फिर आपके घर पे कैसे लोग आते थे प्रार्थना के लिए? वहाँ कम्युनिटी कम है ना, 18वां मेंबर में है चर्च का, नाजरीन चर्च का 18वां मेंबर में है। 18वां मेंबर? हाँ, 18 मेंबर में है, उसके ऊपर मेंबर ही नहीं है। तो फिर उस समय जो मेथोडिस्ट का है और अदर चर्चेस का, सब एक फैमिली के जैसा रहता था। जी जी जी, हाँ। ऐसा एक समूह वो था करके, ऐसा अदर चर्च का ऐसा कुछ भी ये नहीं था। बोलेगा तो ज्यादा आदमी लोग थे, नहीं थे, क्रिश्चियन लोग नहीं थे उधर। हाँ, क्रिश्चियन लोग नहीं थे, नहीं थे। ऐसा एक समूह, दो ही चर्च थे, दो ही चर्च था तब। एक मेथोडिस्ट से, एक आंटी के घर, एक मेथोडिस्ट एक आंटी का। और मेथोडिस्ट चर्च आंटी के घर में चलता था। मेथोडिस्ट आंटी, मेथोडिस्ट चर्च को भी चर्च का जमीन नहीं था, आंटी के घर में प्रार्थना था। चर्च ही नहीं था, चर्च ही नहीं था, घर पे ही चलता था। और दूसरा नाजरीन चर्च था, तो वो एक छोटा मोटा हॉल लेके या किसका घर में दो हफ्ता इधर 2 हफ्ता उधर, ऐसा संडे वर्शिप चला था। ऐसा आप प्रार्थना में बढ़ गया, प्रार्थना में जाने लगा, बस और कुछ नहीं। आपके घर प्रार्थना के लिए लोग आने लगा। कौन आते थे? और सब आजू बाजू का सब लोग प्रार्थना के लिए आता था। उसमें जात धर्म कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, उसे क्या मिलते थे प्रार्थना में इन लोगों को? कुछ शांति, समाधान, छुटकारा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ प्रार्थना में जाने का, मराठी सॉन्ग से, हिंदी सॉन्ग से अच्छा से ताली बजा के गाना गाने का, पास्टर प्रचार करेगा या कोई चर्च का मेंबर उठ के प्रचार करेगा, प्रचार होने के बाद हर लोग नाश्ता वगैरह देता था, खाना देता था। वो होने के बाद प्रत्येक हर एक जन अपना घर पे जाता था। आपके घर पे लोग आने लगे क्या? हाँ, मेरे घर पे भी लोग आने लगा, मेरे घर में भी प्रार्थना चलने लगा। अज्जी को भी, क्योंकि अज्जी हमारा पुराना उम्र वाला था, तो बहुत सारा लोग ये वो मेरा रिलेटिव है, ये ऐसा करके बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हुआ वो। तो उसके लिए आंटी का स्वभाव, मम्मी का, दादी का स्वभाव के कारण, मम्मी का स्वभाव के कारण बहुत सारे लोग आने लगा घर पे प्रार्थना के लिए, क्योंकि हमारा घर यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा खाली था। आपको इंटरेस्ट था क्या प्रार्थना के लिए घर पे? आपके खुद घर में इतना खास नहीं, बोल क्या रहा हूँ, इतना खास नहीं। फिर भी लोग आते हैं, इसलिए लोग आता है, चर्च का लोग आता है, प्रार्थना करता है। हम उस संप्रदाय में है तो हमें उसी में चलना है, बस उतना ही, बाकी कुछ नहीं। आपको कैसा, अब विश्व में कैसा है? वो होने के बाद मुझे एक मेरा दोस्त था, तब तक मेरा दोस्त लोग बन गया उधर, खास दोस्त था मेरा वो। तो उसके साथ बदलापुर में, हाँ बदलापुर में, तो उसको सिर्फ इतना प्यार करता था मुझे, उसको सिर्फ एक बोलेगा कि अरे सुरेश वहाँ पर एक गाड़ी आया है, तो वो कुछ भी करके मेरे लिए गाड़ी लेके आएगा, वो आदमी से मांग के एक राइड मारेगा, मुझे मेरे घर पे छोड़ेगा, वो उसका घर पे जाएगा, वापस वो गाड़ी उसको दे देगा। इतना दोनों का प्यार था। और उसको जॉब का कॉल आया, तभी वो मुझे बोला अरे सोलोमन ऐसे जगह पे कॉल आया है, चल अपन दोनों जन जाएंगे और होगा तो तेरे लिए भी जॉब देखेंगे करके हम लोग जाने के लिए तलोजा में निकला। मई का 2001 मई का 26 तारीख था और जाने के लिए गया वहाँ पर, उसका इंटरव्यू हुआ और वो ड्राइवर का जॉब था। तब तक मुझे बाइक नहीं चलाने को आता है, कार भी नहीं चलाने को आता था। और आने के समय तलोजा रोड में मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसी दिन? हाँ, उसी दिन 12 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ। 12 बजे एक्सीडेंट होने के समय में वो बाजू में गिर गया। वो भी दोनों का साथ वापस आते थे? हाँ, वापस आने के समय कार वाला ने डैश किया,
वो पीछे से गिर गया, मैं आगे आ गया बाइक का, मेरा ये राइट हैंड साइड का पैर उसका बम्पर में अटक गया। ओहो। जैसा गाड़ी घूम रहा था वैसा मेरा शरीर घूम रहा था और पैर फ्रैक्चर हो गया। तो कुछ सेकंड तक मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ करके, पर मुझे बाद में जब भी लोगों ने उठाया और तभी मैं खून जाते हुए देखा, तभी मेरा मन में एक डर आया, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। तभी मुझे एक पहला डर आया, मुझे मरना नहीं है। मैं वहाँ का लोगों को बोलने लगा, जो गांव वाला लोग था उनको बोलने लगा, आप एक काम करो, मुझे हॉस्पिटल में लेके जाओ, मेरा मम्मी मेरा फैमिली मुझे कैसा भी रिपेयर करेगा, परंतु पहले मुझे हॉस्पिटल में लेके जाओ, मुझे मरना नहीं है। वो समय में डर कैसे आया, भी बचाओ, मुझे बचाओ, बस हॉस्पिटल में लेके जाओ बस। क्योंकि तब तक साइंस पे बहुत सारा एक विश्वास रहने वाला व्यक्ति था मैं, कि उस समय माइकल जैक्सन का एक आर्टिकल आया था कि उन्होंने कहा था कि अपना मेरा बॉडी को संभाल के रखो, कभी इन्वेंट होगा कि शरीर में आत्मा वापस ला सकता है, तो मेरा जितना प्रॉपर्टी है वो खर्चा करो, मेरा आत्मा को वापस लाओ। और उस समय एक ऐसा मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि उसमें खून भी नहीं होगा तो भी आदमी को प्लेटलेट्स वगैरह अदर केमिकल चढ़ा के व्यक्ति जिंदा रह सकता है। तो साइंस की तरफ में थोड़ा ज़्यादा झुकने वाला व्यक्ति था मैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं क्योंकि मेरा एक आत्या का दामाद है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो वो कमर से लेके नीचे तक पूरा फ्रैक्चर था। तो मैं उनको मिलने के लिए गया था अज्जी के साथ, तो मैं देखा उनको पूरा रिपेयर किया उन्होंने। तो मुझे इतना ही ये था, भरोसा था रिपेयर हो जाएगा भाई, रिपेयर हो जाएगा। अच्छा। तब तक कुछ नहीं, पहली बार जिंदगी में डर आया कि मुझे मरना नहीं है मुझे। ಪ್ರಿಯರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಪುರನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ದೋಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇವರು ತುಂಬ ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಇವರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬೈಕ್ ತಂದು ಇವರನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದಿನ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂತು. ಕರೆಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಾಗ ನೀನು ಕೂಡ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂದು ಇವರಿಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಮುಂದುಗಡೆ ಬಿದ್ದರಂತೆ. ಇವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾರು ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಿದ್ದರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಕಾಲು ಬೈಕ್ ಸಿಲುಕಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಏಟಾಗಿತ್ತು, ಕಾಲು ಮುರಿದೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಇವರಿಗೊಂದು ಭಯ ಬಂತಂತೆ, ನನಗೆ ನಾನು ಸಾಯಬಾರ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೆ, ನನ್ನ ಸಾಯೋದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಥರ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಥರ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂಗಲಾಚಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. फिर क्या हो गया? फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में लेके गया। फिर पहला फ़ोन जब भी मम्मी को गया मेरे घर पे, तभी मेरा मम्मी चप्पल हाथ में लेके पारेख अंकल के घर पे भाग के गया कि अंकल देखो ऐसा ऐसा फ़ोन आया है और सलमान का एक्सीडेंट हो गया। तो उनका बेटा घर में था, सुधीर पारेख करके। आंटी ने बोला, अरे सलमान देख ऐसा ऐसा उनका मम्मी आया है, देखो क्या हुआ है। फिर उसने कॉल किया, वो एरिया में उनके पास ही लैंडलाइन था, उन्होंने कॉल किया और फिलहाल ऐसा ऐसा है, थोड़ा क्रिटिकल है, आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाओ। तब मम्मी ये लोग सब लोग भाग के आया। मम्मी जाते जाते एक शब्द बोला, चप्पल हाथ में पकड़ के भाग रहा है जाने के लिए, सिर्फ मम्मी एक ही बोला, मैंने मेरा बच्चे को तेरा हाथ में छोड़ा था, अभी वो कैसा है मालूम नहीं है, वो मरा है तो भी मैं तेरे से जिंदा लूंगी, जैसा है मैं आपसे ही लूंगी। इतना शब्द परमेश्वर को उन्होंने बोला, उतना बोला। मैं जिंदा था तभी भी आपका सेवकाई के लिए छोड़ा था, मैं वो प्रार्थना में जाता था, अभी मरा भी होगा तो भी आपका सेवकाई के लिए मैं उसको आपसे ही लूंगी करके, इतना शब्द उन्होंने बोला। हॉस्पिटल में आने के बाद मेरा पैर ये पूरा हड्डी पीछे गया है, दोनों हड्डी टूट गया है पैर का, शरीर का 75% ब्लड लॉस हो चुका था। और सुधीर भाई ने देखा ऐसा ऐसा है, तो उसका भी हार्ट डिसलोकेट होने का, तो उसका भी ऑपरेशन था वही महीना में। तो वो क्रिटिकल देखकर उन्होंने जाके ब्लड बैंक में अप्लाई किया, ऐसा ऐसा खून चाहिए वो पॉजिटिव का। और बोला ये ब्लड ग्रुप रेयर है, मिलेगा नहीं जल्दी। तो बोला एक काम करो, मेरा टेस्ट करो कौन सा है, तो वो भी वो पॉजिटिव था। तो फिर उसने 2 बॉटल खून मुझे दिया, 2 बॉटल खून चढ़ाया। और फिर डॉक्टर से बात करने के बाद डॉक्टर बोला कम से कम 1.5-2 लाख रुपया लगेगा उसका पूरा ट्रीटमेंट के लिए,
बाकी का टाइम बहुत स्पेंड होगा उसमें। फिर वो शब्द सुनने के बाद मैं मेरा मम्मी को बोला एक काम करो, मुझे बॉम्बे लेके जाओ आप, मुझे यहाँ मत रखो, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहीं पर कुछ होगा, इतना पैसा मत डालो, कहाँ से लाएगा अपन पैसा। तो फिर मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहाँ पर जाने के बाद तब तक साइंस पे मजबूत है मैं कि मैं रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो जीजा जी है उनको मैंने आंखों से देखा है, संचिति हॉस्पिटल में था करके। मैं 3 दिन भयानक रीति से मैंने KM हॉस्पिटल में निकाला मैंने, बहुत भयानक रीति से। तो मतलब मेरा बाजू का टेबल भी कोई खींचेगा तो भी मैं जोर से चिल्लाता था, आवाज आने के बाद वाइब्रेशन से मुझे पेन होता था। मैं वो सब तकलीफ में था, सब भाग दौड़ कर रहा था, क्या होगा क्या होगा। और सबसे ज़्यादा टेंशन मेरा मम्मी को और मेरा अंकल को था कि एक दिन एक्सीडेंट हो गया, 2 दिन एक्सीडेंट हो गया, लोगों का पैर काटता था और वॉकर पे चलाने के लिए बोलता था, अपना बच्चे का क्या होगा। और मैं जैसा चिल्लाता था मेरा मम्मी दूर लंबा जाके खड़ा होता था, क्योंकि मुझे मेरा रोना वो देख नहीं पाता था, दूर खड़ा रहता था। वो अवस्था में मैं है, बहुत टेंशन दर्द के साथ है, पेन किलर नहीं, कुछ नहीं। फिर 8 दिन के बाद, तब तक 3 दिन के बाद प्लास्टर डाला उन्होंने, थोड़ा दर्द कम हुआ, परंतु दर्द है। उसी समय में एक डॉक्टर जो बैंगलोर का आंटी मैंने कहा रोमन कैथलिक है, उनका बेटा अरविंद पिंटो करके था, उसको पता चला, पारेख अंकल ने बोला अरे अपना पिंटू का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा ऐसा करके KM हॉस्पिटल में है, तो कौन सा वार्ड में है। तो उन्होंने बोला वार्ड नहीं मालूम, पर KM का हड्डी का हॉस्पिटल में है वो। बोला ठीक है। तो उसका स्कूल में पढ़ने वाला एक खंडेलवाल डॉक्टर करके था, उनका बेटा उनका ही स्कूल में पढ़ता था। उन्होंने जैसा बच्चे को छोड़ने के लिए आया, बोला सर ऐसा ऐसा है, अपना इधर का एक लड़के का ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया और KM हॉस्पिटल में एडमिट है। बोला कौन सा वार्ड में है, तो बोलता है ऑर्थोपेडिक वार्ड में। मैं ऑर्थोपेडिक का ही हॉस्पिटल में सीनियर है, क्या नाम है उनका, उसका नाम नहीं मालूम, हम लोग पिंटो बोलता है उसको, इतना मालूम है हम लोग को। वो डॉक्टर मेरे सामने पिंटो का नाम का फाइल ढूंढ रहा है और मैं दर्द से रो रहा हूँ यहाँ पर। और फिर 3 दिन के बाद जब भी राउंड में आया, 30-35 डॉक्टर लोग आया घूमते घूमते, और मेरा फाइल देखा, और फिर एक जन ने पूछा आप कहाँ हुआ एक्सीडेंट, कहाँ रहता है, कैसा होता है। फिर मैं बोला बदलापुर में रहता। तभी वो डॉक्टर मेरे तरफ देखा, अरे बेटा तेरा नाम पिंटो है क्या। मैंने हाँ। अरविंद को पहचानता है। मैंने हाँ। अरे मैं तेरे को ही ढूंढ रहा हूँ 3 दिन से, तेरे ही कारण मैं आया था, पर तू मिला नहीं, बोलने का ना मेरे को। मैंने मेरे को क्या मालूम आप मेरा फाइल ढूंढ रहा है। फिर उन्होंने चेक वगैरह किया सही से, फिर मेरा अंकल को बुलाया, उन्होंने बोला देखो इसका हड्डी पूरा पीछे के साइड जो कैप है पीछे के साइड गया है और उसका दोनों हड्डी टूट चुका है। तो मेरा अंकल बोला कुछ भी करो, हमारे ख़ानदान का इकलौता लड़का है, उसका पैर मत काटो आप। तो बोला नहीं सर, एक्चुअली कैसा है कि मैं ऑपरेशन करने के लिए अभी भी करूं, परंतु वो ज़िंदगी भर रोएगा, परंतु वो ठीक नहीं होगा। आप एक काम करो, कुछ दिन तक रुको, मैं कुछ दवाई आपको देता हूँ। तो मेरा अंकल बोला देखो मैं अभी बाहर गांव से आया है, तो आपको चाहिए तो कोई भी दवा मुझे लिख के दे दो, मैं तुरंत लेके आएगा, परंतु उसका पैर को कुछ काटने का नहीं। मेरा माँ ने उनके सामने हाथ जोड़कर बोला मेरा एक ही लड़का है, मैं वो मतलब मेरा पति बचपन में ही उसको एक्सपायर हो गया, उसके बाद मैंने बहुत कष्ट से बच्चों को संभाला है और वही मेरा सहारा है करके मम्मी ने बोला देखो बहन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप अफोर्ड कर सकता है तो मैं आपको एक गोली लिख के देगा, वो गोली 3 टाइम उसको देने का, और आफ्टर 3 डेज के बाद मैं कंडीशन देखूंगा जो कि वो सही है तो मैं ऑपरेशन के लिए लेगा। तो एक गोली 1200 रुपये का था तभी, मतलब अभी से लेके 2001 का बात है ये। तो फिर मम्मी ने वो सब टैबलेट्स वगैरह लेके आया, ये जो पीछे गया हुआ हड्डी था उन्होंने वो जगह पे डिसलोकेशन था वो पूरा जगह पे लिया, बातचीत करके सबसे बोला बेटा रुको। वो शब्द मेरे कान में घूमा कि मैं ये ज़िंदगी भर रोएगा पर इसका पैर का इन्फेक्शन जाएगा नहीं। तभी मैं बोला कि नहीं, ये कोई तो शक्ति है, वो मेरे से नहीं हो सकता है, साइंस से नहीं हो सकता है, इतना बड़ा डॉक्टर है ये डॉक्टर भी बोलता है कि हमसे नहीं होगा। मेरा अंकल फॉरेन से दवा लाने के लिए तैयार है तो भी ये बोलता है कि हमसे नहीं होगा। कुछ तो शक्ति होगा जो पारेख आंटी प्रार्थना करता था
जो विश्वास के साथ बोलता था उसमें कुछ तो सामर्थ्य होगा करके तभी एक मन में बात आया। परंतु वो 3 दिन बहुत तकलीफ से उठाया मैंने। तो मैं जो बेड का बाजू में सोया था, पीछे का साइड में खिड़की था, वो दर्द मुझे इतना था कि मेरा मन में मैंने एक सोचा। पहला एक चीज़ हो गया, मेरे सामने कुछ एक लड़की का ऑपरेशन करके डाला, तो उसका पापा विंडो से बार बार उसे देखता था। तो मेरा मन में एक बात आया कि मेरा पापा भी होता तो मुझे भी देखता बार बार आके, मुझे भी पूछता मुझे इतना दर्द में है। तभी मुझे बहुत दुख हुआ और उसी समय रो रो के मैं सोया। सोने के समय में पहली बार दर्शन देखा। जिंदगी में पहली बार एक स्वप्न क्या होता है, एक दर्शन क्या होता है मैंने देखा। वो दर्शन है करके मालूम भी नहीं कि ಪ್ರಿಯರೇ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಿತ್ರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಎನ್ನ ಕಾಲು ಕೂಡ ಮುರಿದೋಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಎಲುಬುಗಳು ಮುರಿದೋಗಿತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇದು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2-3 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ತಾಯಿಗೆ, ನನ್ನ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ KM ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು KM ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅಂದರೆ ನೋವಿನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಏನು ಹೊರಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಶಬ್ದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ನೋವಿನಿಂದ ಅವ್ರು ನರಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಕಡೆಗೆ ಇವರ ಅಂದರೆ ಇವರ ಪರಿಚಯದವರು ಆಂಟಿ, ಅಂದರೆ ಪಿಂಟು ಆಂಟಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನವ್ರ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಆಂಟಿ. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಶುದ್ಧ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೋಡಿ ಸೊಲೋಮನ್ ಅಂತ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಆಂಟಿ ಪಿಂಟು ಆಂಟಿಯ ಮಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ KM ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 2-3 ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಅವರ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಪಿಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಪಿಂಟು ಅಲ್ಲ, ಇವರ ಹೆಸರು ಸೊಲೋಮನ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು 3 ದಿವಸದಿಂದ ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇವರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಪೀಡಿಕ್ ಸರ್ಜನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಕಡೆಗೆ 3 ದಿವಸ ನಂತರ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಇವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದ ಸಂಗತಿ ಇದು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯದವರು ಫಾರಿನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೀಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕು ನಾನು ತರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ 3 ದಿವಸದ ಮಾತ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ದಿವಸ ನಂತರ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, 3 ದಿವಸ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತು 3 ದಿವಸ ನಂತರ ಆವಾಗ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತಂತೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಂಚೆವರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇವರ ಅಂಕಲ್ ಒಬ್ಬರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದಿತ್ತು, ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಗಾದರೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಇವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತಂತೆ ಕಾಲವರದ್ದು. ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪು ಬಂತಂತೆ, ಅಂದರೆ ಇವರ ಅಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ನೆನಪು ಅಂತಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತದೆ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಂಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ನೆನಪು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಗದ್ರೆ ಆ ದೇವರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತದೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಕಂಡ್ರಂಥವ್ರು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನದ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಕಂಡದೆ. जीवा से क्या दर्शन? उस समय में रात में मैं वो सब देखा, सिचुएशन में दर्द में था, पेन किलर नहीं दे सकता है, डॉक्टर बोला ज़्यादा पेन किलर देगा किडनी फेल होगा, तो पेन किलर नहीं। तो ऐसे ही रो के सोने के समय मैं प्रार्थना किया, मैं यहाँ से खिड़की से कूद के मैं आत्महत्या कर लेगा, नीचे जनरेटर है, रॉड्स वगैरह है, उसको गिरेगा तो मर जाएगा मैं। वही टेंशन के साथ मैं सोया। उसी रात को मैंने पहला दर्शन देखा, मेरा दोनों साइड में 2 स्वर्गदूत बैठा है करके, और मेरा एक जन सर को हाथ घुमा रहा है, एक जन पैर को हाथ घुमा के मैं देखा। और दूसरा दर्शन मैंने देखा, एक गधा है,
और वो गधे के ऊपर एक क्रॉस रखा हुआ है और उसका राइट साइड का पैर में बैंडेज बांधा हुआ है। वो दर्शन मैंने देखा और नेक्स्ट डे मैं अन्य भाषा पाया हॉस्पिटल में वार्ड नंबर फ्लोर नंबर 6 बेड नंबर 26 उस पे मैंने अन्य भाषा पाया। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೋವಲ್ಲಿ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಅವರ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಅವನ ತಂದೆ ಗಡಿ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವಾಗ ಇವರೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ತಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಗಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಂತಂತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇವರ ನೋವು ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ತುಂಡುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಬಂತಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಅವರು ದರ್ಶನ ಕಂಡದ್ದು, ಸ್ವಪ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರು, ಒಬ್ಬನ ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ದರ್ಶನ ಅವರು ಕಂಡಂದರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಕನಸು ಬಂತಂತೆ. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕತ್ತೆಯ ಬಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ. ಆ ಕನಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಯ ಆಸೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ವಂದನೆಗಳು.